नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। और बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करेंगे। सूत्रों के हवाले से आज की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात करेंगे, फोन पर बात करेंगे और उनसे युद्ध के हालात पर चर्चा करेंगे। ऑपरेशन गंगा के तहत जिस तरीके से छात्रों को वहां से निकाला जा रहा है, लगातार वो संपर्क में है। और कल भी और इसके पहले भी जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि रूस के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, आप रूस से बात करिए कि हमले रोके जाएं, युद्ध पर विराम लगे। और इन सब के बीच जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से बात करेंगे। चलिए अब बात चुनाव की। पूर्वांचल के 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और बड़ी खबर आ रही है कि वाराणसी में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अजगरा विधानसभा के बूथ संख्या 84 पर ईवीएम खराब हो गई है। वाराणसी उत्तरी विधानसभा 311 नंबर बूथ पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिली है और इस बात की शिकायत भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है कि भाई ईवीएम खराब है, मतदान इससे प्रभावित हुआ है। और चुनाव के दौरान ईवीएम खराब होने की खबरें आती रहती हैं और उसको विकल्प के तौर पर भी चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है और तुरंत ईवीएम को बदला भी जाता है। लेकिन वाराणसी के अजगरा विधानसभा के बूथ संख्या 84 पर ईवीएम के खराब होने की खबर सामने आई है और जिसमें अब शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो आप देखिए, चुनाव पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घर से निकलिए, क्योंकि आखिरी चरण का चुनाव है। अब मत चूको चौहान, अपने घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए और सेल्फी खींचिए, न्यूज इंडिया को भेजिए, हम सेल्फी भी आपकी चलाएंगे। और महाकवरेज जारी है। चलिए अब बात चुनाव की। यूपी में 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। 7वां यानी अंतिम चरण के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 जिलों की 54 सीटों पर मुकाबला चल रहा है और कौन ये बाजी मारेगा, इस पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, तमाम ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर चर्चा करेंगे, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर भी हैं और हमारे साथ मेहमान संजीव कौशिक जी भी जुड़ रहे हैं। सागर, तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 54 सीटों पर मतदान का दिन। न्यूज इंडिया पर महाकवरेज दिन भर आप देखेंगे। चुनावी दंगल का आखिरी रण। ये सन 2017 में बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन पूर्वांचल की 54 सीटों पर आखिरी चरण में किसका दबदबा होगा, न्यूज इंडिया आपको बताएगा। पल पल की अपडेट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हमारे जुड़ेंगे। लेकिन पूर्वांचल के रण में अब देखना काफी अहम कि कौन बाजी मारेगा। बाहुबलियों का कितना बोलबाला है। 9 जिलों की अगर बात करें तो 613 उम्मीदवारों की किस्मत इस बार दांव पर है। पीएम नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में दिखाई दिए थे। 3.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो वाराणसी में वोटरों को साधने के लिए। मुख्तार अंसारी, बीजेपी के कई दिग्गज मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, कई ऐसी ये बड़ी खबर बता दी। पीएम की सीट पर भी 7 बूथों पर ईवीएम खराब हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर 7 बूथों पर ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। अभी हमने खबर बताई थी कि अजगरा इलाका है, वहां पर ईवीएम खराब हुई थी, जिस बात की शिकायत चुनाव आयोग से दर्ज कराई गई थी। और अभी जो खबर आ रही है, 7 बूथों पर ईवीएम खराब हुई है और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और वहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत आ रही। हालांकि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है, बहुत जल्द इसको दुरुस्त कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हालांकि उसको जांच परख करके ही चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आप देखिए, शुरुआत में ही ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है और 7 बूथों पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। और जो चुनाव हो रहा है, इस बार का जो चुनाव है पूर्वांचल में हो रहा है। आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, इन इलाकों में मतदान चल रहा है। और ऐसे में आज सागर कई ऐसे भी दबंग, जिनको हमारे यहाँ पूर्वांचल में बाहुबली कहा जाता है, वो भी मैदान में है या उनके परिवार के लोग बने हुए हैं।
तो मदन मोहन जो कि वाराणसी से जुड़े हैं, पूरी अपडेट देंगे। मदन, कई ऐसी मतदान केंद्रों की तस्वीरें जो सामने आ रही है, वहां पर ईवीएम मशीन में खराबी देखी जा रही है सुबह से। कई ऐसे मंत्री जी भी हैं जो मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े हैं, लेकिन ईवीएम वहां पर खराब है। ताजा अपडेट क्या कुछ है मदन? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह से मतदान शुरू हुआ था, मैं अभी जहां पे खड़ा हूं कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में, वहां पर 7 बजे से मतदान शुरू होना था। एक ही वोट पड़ पाया था। उसके बाद लगभग कहा जाए तो 55 मिनट तक जो है मशीन ईवीएम खराब रही। और इस तरह से अगर कहा जाए तो शिवपुर विधानसभा के जहाँ के अनिल राजभर जो है मंत्री है, उनके क्षेत्र में आता है शिवपुर विधानसभा। उसमें लोहता क्षेत्र में जो है, लोहता क्षेत्र का एक कोटवा इलाका है, वहां पर जो है ईवीएम खराब हुई है। और आ जाए तो 8 बजे तक मतदान शुरू नहीं होता। उसी तरह से अगर हम बात करें तो दक्षिणी विधानसभा में भी मशीनें जो है ना ईवीएम खराब होने की सूचना है। मैं बता दूं कि अभी तक जो है लगभग 7 से 8 जगह पे जो है ये ईवीएम खराब होने की सूचना जो है यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे पौन घंटे के बाद जो है लगभग कहा जाए तो स्टार्ट कर दी गई थी। उसके बाद अगर कहा जाए तो काफी लोग परेशान हुए हैं। उसी तरह से शिवपुर उत्तरी का भी एक क्षेत्र जहाँ पर रविंद्र जायसवाल ने भी ये दर्ज कराया कि वहाँ पे ईवीएम खराब है, इसकी सूचना जो है उन्होंने कंप्लेंट भी की है। तो तमाम ऐसे कहा जाए तो स्टार्ट होने के साथ जो है ईवीएम खराब होने की भी सूचना है। हालांकि लोगों के अगर हम कहा जाए तो वोटरों की लगातार जो है लाइन में लग करके यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह से ही मतदान की अगर बात करें, मतदान शुरू हो चुका है। लगातार जो है लोग घर से निकल करके आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को जाकर के बता रहे हैं। कुछ लोग और भी है जो वोट देकर के यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं भाई साहब वोट दे दिया, तो 1 मिनट आपने वोट ये कही कि आपने किस मुद्दे पे वोट दिया है? विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। विकास के मुद्दे पे वोट दिया। कुछ और भी लोग हैं, आप बताएं कि किस आपने वोट दे दिया? पहले तो उंगली दिखाइए। वोट दे दिया, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? विकास के मुद्दे। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल देखिए मदन, जमीनी रिपोर्ट और मुद्दों पर हम बात करेंगे। पहले मेहमानों का परिचय करा दें, कौन कौन से आज मेहमान बैठे हुए हैं चर्चा में। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव कौशिक होंगे, निपुण आलम बयान पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ेंगे, और नीरज बने हुए इस वक्त आजमगढ़ से। गाजीपुर से अभिनव आपको पल पल की अपडेट देंगे, और मदन जो कि वाराणसी में इस वक्त बने हुए हैं। अंजनी बिल्कुल, और आजमगढ़ चलते हैं। और आजमगढ़ सीट काफी चर्चा में है क्योंकि वहां से सांसद अखिलेश यादव हैं और सपा बसपा का गढ़ रहा है, खासकर सपा और बसपा का गढ़ रहा है। और नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां पे हैं। नीरज, आजमगढ़ में आप हैं और ये माना जा रहा है कि सपा बसपा का गढ़ रहा है और सपा यहाँ पर 5 सीटों पर काबिज है। और हमने कल आपकी रिपोर्ट भी देखी थी कि दुर्गा यादव का दुर्ग भेदने के लिए अखिलेश मिश्रा गुड्डू को वहां पर बीजेपी की तरफ से तैनात किया गया है। बड़े जोश में वो है, लेकिन उस सीट पर नाराजगी होते हुए भी लोग कहें भाई दुर्गा चाहे जैसे भी हो लेकिन जिताएंगे उन्हीं को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो पूर्वांचल का जो अगर तस्वीर आपको देखनी है तो आपको आजमगढ़ जरूर आना पड़ेगा। हाँ। बयार चाहे जिधर भी चले, लेकिन आजमगढ़ की बयार हमेशा उल्टी चलती है। हाँ। अगर 2017 के पहले की हम बात करें तो 2017 के पहले इसे कहा जाता था ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन 2017 के बाद जिस तरह की बयार चली पूरे पूर्वांचल के परिदृश्य में अगर हम बात करें तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। लेकिन आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो पाई थी। यहाँ की 10 सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें, बसपा ने 4 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस एक सीट पर अपना कब्जा जमाया था, आज वहां पर वही प्रत्याशी के जो पिताजी हैं वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके। तो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आजमगढ़ एक चुनौती है, और आजमगढ़ की जनता ने, आजमगढ़ के वोटर्स ने हमेशा उत्तर प्रदेश को चौंकाया है, बयार चाहे जितनी हो। अगर बात की जाए अखिलेश यादव के गढ़ में, अखिलेश यादव यहाँ से सांसद हैं आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव के घर में वोटिंग हो रही है। तो बनारस में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं वहां वोटिंग हो रही है। देखना ये होगा। एक बार नीरज तस्वीरों को दिखाइए, इस पर हम चर्चा करेंगे वहां के आंकड़ों की और समीकरण की। किस बूथ पर है जरा वहां पे दिखाइए किस तरीके का उत्साह होता है। जी बिल्कुल, देखिए हम अपने आएंगे आपके पास कुछ तकनीकी खराबी है। गाजीपुर चलते हैं, अभिनव पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। अभिनव, गाजीपुर में अभी कहां पे हैं और क्या माहौल वहां पे दिख रहा है? क्योंकि ये पूर्वांचल का जो बेल्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हर घर में कम से कम एक कहावत होती है कि हर घर में एक नेता और एक दबंग होना चाहिए और एक जो है इसकी तैयारी करने वाला होना चाहिए। तो आप वहां पर है जहां पर लोग खुलकर राजनीति पे चर्चा करते हैं।
देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि यहाँ पर गाजीपुर की वो उस विधानसभा पे हैं जो कि जहूराबाद है। जहूराबाद विधानसभा सबसे चर्चित इस बात को है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर यहाँ से प्रत्याशी हैं और ओम प्रकाश राजभर के इस पोलिंग बूथ में मैं बता दूं कि ये आदर्श पोलिंग बूथ है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर पहुंचे थे देखने के लिए, यहाँ का हाल देखने के लिए, और उन्होंने जो है हमसे बात भी की थी। हालांकि कुछ लोग हैं यहाँ पर, और जैसा कि आपने कहा कि गाजीपुर में हर घर में जो है राजनीति की बात होती है। यहाँ पर कहा जाता है चट्टी होती है, यानी छोटी छोटी जो चौराहे पे या गली के गांव के नुक्कड़ पे जो दुकानें होती हैं, वहां पर अगर आप देखिए तो 4 आदमी बैठा हुआ मिल जाता है और वो सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप वोट डाला है आप लोगों ने? जी जी। क्या सोचकर इस बार वोट डाला आप लोगों ने? क्या जहन में था कि वोट डाला? जी, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आप बताइए क्या वही के डला समाज के आगे बढ़ावे खातिर? समाज के आगे। देखिए ये महिलाएं हैं कुछ, हम लोग के वोट डालू है, मतलब के कौना चीज सोच के, दिमाग में क्या सोच के वोट डालू है? हम ना जल रही है, लौकत रहा ना कोनो फल डाल दे। अच्छा लौकत ना रहा है, क्यों डलवा देला सर? हाँ अब वो जानो। ठीक है आप ही ने डलवाया इनका वोट। क्या सोचकर इस बार आप भी ऑपरेशन कराइए, आप बताइए क्या सोचकर इस बार आप लोगों ने वोट डाला है इस बार? जी जीतने के लिए, कुछ सहायता करने के लिए, क्या करने के लिए। अच्छा इधर आइए थोड़ा सा। ये बताइए कि इस बार जो है प्रधानमंत्री जो है योगी सरकार में आप लोगों को कोई वो हुआ लाभ मिला, कोई सहायता मिली जो तमाम सरकार दावे कर रही है? जी वे बतिया हम ना। चलिए ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 महिलाएं भी थी, इन लोगों ने अभी। चलिए ठीक है, अभी लौट कर आऊंगा आपके पास। जो आपने बातचीत की है जहूराबाद से, इस बार चुनावी मैदान में है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओपी राजभर, एक ऐसे चेहरे जिन्होंने बीजेपी की काफी मदद की थी सन 2017 के चुनाव में, जिनका प्रभाव आजमगढ़ की सीटों पर भी था, वाराणसी की सीटों पर भी और गाजीपुर की सीटों पर भी, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल दिया है। अब इन्होंने उन्हीं से खास बातचीत की, क्या कुछ कहना था उनका, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में एक तरह से मानी जाने वाली जहूराबाद की सीट। जहूराबाद इसलिए क्योंकि सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर इस समय समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो प्रकाश राजभर जो है वो यहाँ से खुद जो है प्रत्याशी हैं। और आपने देखा कि पूरे इस विधानसभा में सबसे जो है जो चर्चित और सबसे ज़्यादा जो है वो विभाग बोलने वाले जो चेहरे रहे हैं उसमें से ओम प्रकाश राजभर आज जहूराबाद विधानसभा में हमारे साथ है इस समय। राजभर जी पहले तो आपको जो है शुभकामना, इस विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं उसके लिए न्यूज़ इंडिया की तरफ से। क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में? सातवां फेस है और अब आपके इसके बाद जो है अब द्वार खुल जाएगा। आपको भी धन्यवाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि आप लोगों ने उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि 14 तारीख को शपथ समारोह लगभग होगा। लखनऊ में बंगले साफ होने लगे, जिसमें से टोटी की चोरी का आरोप लगा था। आज वही लोग टोटी लगा रहे हैं, बंगले साफ हो रहे हैं अखिलेश जी के, मुलायम जी के, शिवपाल जी के और ओम प्रकाश राजभर के। अभी तो वोटिंग हो रही है, वहाँ सफाई चालू हो गई है। अब आप खुद समझ सकते हैं सफाई सिर्फ बंगले की होगी या विधायकों की भी? विधायकों की भी। अब भाई जब ब्यूरोक्रेट सफाई पे लपट गया कि सरकार आ रही है और कोई कमी ना छोड़ा जाए, नहीं तो कहीं, तो उस तैयारी में जो देखिए जनता के बीच में जो चीज़ें हम लोगों ने रखी, चाहे जातिवाद जनगणना का मामला हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफ़ी का सवाल हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री का सवाल हो, चाहे अन्ना पशु से निजात दिलाने का हो, आवारा पशु, चाहे एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का, ये चीज़ें जनता को भाई, और जनता खूब झूम करके वोट दे रही है और दिया है। और आज भी आप देखिएगा ना, यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ कम से कम आप 50,000 वोट से जीतेंगे। पिछली बार जो है आप इसी में भाजपा के गठबंधन में थे तो आप जीते थे, इस बार जो है आप भाजपा लड़ाई में कहाँ है? एक सीट बता दीजिए, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बता दीजिए एक सीट जीत रही हो, एक सिंगल सीट। बनारस में 8 में 5 जीत रहे हैं, गोरखपुर में 9 में हम 6 जीत रहे हैं। एक एक जिले का पूछिए, हम बता दें खटाखट। कितनी, जब आपने बता दिया तो अब आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन कितनी सीटें आ रही हैं और भाजपा की कितनी सीटें? जब आपको देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। 203 होता है वो तो
नहीं उतना का मतलब है। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि हमारा स्कोर ठीक ठाक हो जाए, वो इसके लिए लड़ रहे हैं। आज देखिए सब लोग लौट के गए हैं, दिल्ली में मायूस होकर बैठे हैं, लखनऊ में मायूस होकर बैठे हैं लोग, लेकिन ओम प्रकाश राजभर एकदम चापा हुआ है। क्या लगता है आपको कि इस बार यहाँ पर जहूराबाद में बड़े चेहरे के तौर पर यहाँ शादाब फातिमा भी, जो कि यहाँ से विधायक रही हैं, मंत्री भी रही हैं यहाँ पर, और उसी गठबंधन में रही हैं उसी पार्टी के प्रत्याशी रही हैं जिस पार्टी से आपने गठबंधन किया है। दूसरा यहाँ पर जो है कालीचरण राजभर बहुजन समाज पार्टी से वो 2007 में विधायक रहे हैं, राजभर समुदाय का वोट है यहाँ पर, क्या उसका जो है ध्रुवीकरण नहीं? अच्छा ये बताइए, इन लोगों को लोग वोट देते थे, दारू मुर्गा पैसा बांटते? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री यहीं बगल थाने में बैठाए गए थे 12 बजे रात तक, दारू पैसा बांटते हुए, दारू बेचते हुए, पहुंचाते हुए पकड़े गए थे। और पूरे प्रदेश में हालत यह है कि सभी विधानसभाओं में ये लोग दारू मुर्गा पैसा बेच से दारू वोट खरीद रहे हैं। इन लोगों को जरा सा भी अकल नहीं है कि जनता जब हमको इग्नोर कर दिया तो इनका दारूगो ले लिए, मुर्गो ले लिए, पैसों ले लिए, वोटो नहीं दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता ये पार्टी ये करती है कि आप जो है वो पिक्चर के जो है जानी लीवर हैं, आप सिर्फ हंसाने का काम करते हैं, बाकी आपके पास जमीन तो कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ जितने लोग खड़े हैं तो कहिए तो हम हाथ उठवाते भैया यही। नहीं तो आप ही के लोग हैं। अरे मैं तो इन लोगों को बुलाया भी नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी, देखिए इनको ये भी कहा जाता है अगर पूर्वांचल का लालू यादव कहा जाए तो उचित ही होगा। संजीव कौशिक जी और निपुण जी हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी आपके पास आए, देखिए ये बड़ी खूबी है ओपी राजभर जी की कि वो अपने इलाके में लोगों से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि लालू जी कनेक्ट होते हैं और लोकल लहजा भोजपुरी में बातचीत करते हैं, और इसके बाद अब वो कनेक्ट हो रहे हैं। इस बार 2017 का माहौल थोड़ा अलग है, कितना कनेक्ट हो पाएंगे और कितना बीजेपी के लिए चुनौती दे पाएंगे, आपका आकलन क्या कहता है? मेरा मानना यह है कि भदेश लहजा तो निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है और उसी लहजे का वो इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आखिरी चरण में मुझे फंसी हुई दिखाई दे रही है और तमाम उनके दिग्गज नेता रेस्क्यू करने का प्रयास जो कर रहे हैं, उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हाँ, खुद जिस बुत में आ जाए गर्जे खुदाई खुदा कसम वो बुत तोड़ दिए जाते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लोग अपने आप को 5 साल तक सेवक के रूप में कहते रहे, वो यदि नमक की कीमत मांगने लगे तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत ज़्यादा बुरी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरह से इस फल्लर से निकाल के भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकाला जाए और पुनः वापस आया जाए, चूँकि प्रचंड बहुमत 2017 में प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया था, केंद्र में आपकी सरकार रही थी, और उसके बावजूद ये पूर्वांचल का वो हिस्सा है जिसमें जातीय समीकरण भी है, लोगों की अपनी समस्याएं भी है, आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं थी, दुरुस्त हो गई है। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है, लेकिन लोगों में जो असंतोष का वातावरण है, 300 से ज्यादा नंबर जिन लोगों ने दिया था, वहां पे यदि आप केवल और केवल सरकार बचा लेने भर का नंबर यदि जुटाने के लिए पूरी मशक्कत करते हुए नजर आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके काम करने के जो तरीके थे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ठीक है निपुण जी, अब देखिए पूर्वांचल का जो जंग है, आप देखिए इसमें 7वें चरण में, और ये जो फेज है आप इसमें देखिए कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी इमेज बाहुबली नेता के तौर पर है, या तो वो मैदान में है या तो उनके परिवार के लोग मैदान में हैं, और कहीं न कहीं जैसा कि संजीव जी ने कहा कि यहाँ पर जातिगत आंकड़े हालांकि पूरे यूपी बिहार में होता है, लेकिन इस इलाकों में जातिगत आंकड़े की बात लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहीं से आता हूं, मैं बड़े करीब से देखता हूं, कई बार व्यक्तिगत निजी संबंधों के आधार पर भी हमारे पूर्वांचल के लोग बड़े अच्छे होते हैं। उनका ये होता है कि भाई विधायक जी 5 साल तक न कुछ काम करें। दुर्गा यादव जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, आजमगढ़ के 40 साल से विधायक अपने गाँव की सड़क नहीं बनवा पाए, लेकिन उनकी एक खास बात है कि आपकी बेटी की शादी होगी, अगर वहां पर वो पहुंच गए 5 साल में तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ऐसे जगह पर चुनाव हो रहा है। देखिए क्या होता है ना कि जैसे अभी कौशिक जी बता रहे थे, मैं मानता हूं कि भाजपा के लिए चाहे 7वां लास्ट ये चरण चल रहा है, अब तो परिणाम भी आने वाले हैं, पर भाजपा की स्थिति उस तरह की नहीं कि जिस प्रकार का बोला जा रहा है कि बिल्कुल एकदम सरकार बचा लेने की सीमित होगी या उनको बिल्कुल उतने ही वोट मिलेंगे, उतनी सीटें मिलेंगी जिससे सरकार बना ले जाए। ये तो निश्चित है कि हर कोई मान रहा है कि भाजपा ही सरकार बनाएगी, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बातें भाजपा पर आ जा रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हमेशा कोई भी विधायक हो,
किसी पर भी, जो 40 साल से विधायक की बात कर रहे हैं, आप देखिए व्यक्तिगत उनका भी एक प्रभाव होता है। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं की हम बात करें, चाहे पीएम मोदी जी की बात करें, सीएम योगी जी की बात करें, या अन्य दूसरी पार्टी की हम बात करें, अखिलेश जी की बात करें, लेकिन जो विधायक होता है, जो सीट पर होता है, उसका भी अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव होता है, व्यक्तिगत समीकरण होते हैं। इस पूर्वांचल का जो 7वां हम बात देखें तो चाहे ओपी राजभर जी की बात हम करें या निषाद पार्टी की बात करें, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका भी प्रभाव, या 2017 में हम उनका देखें परिणाम, ठीक है सर, आप समझेंगे। सागर वोटिंग परसेंटेज आ गया है जी। तो चलिए, अभी तक वोटिंग के क्या आंकड़े हैं? 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। चंदौली में अगर बात करें तो सुबह 9 बजे तक 11 वोटिंग का प्रतिशत का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग है और 613 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में। बात करें चंदौली की तो सुबह 9 बजे तक 11.25% यहां पर मतदान हुआ और यूपी में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग है। 9 जिले काफी हाई प्रोफाइल, वाराणसी, आजमगढ़ और चंदौली के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये बढ़ते चला जाएगा, लेकिन अगर हम पिछले 6 चरण की हम बात करें तो मतदान के प्रतिशत के आंकड़े में 1.50 का लगभग गिरावट हमने देखा है सन 2017 की अपेक्षा। ऐसे में अगर 7वें चरण में वो तमाम रिकॉर्ड अगर टूटे जो 6 चरण में हमने देखे तो शायद फायदा हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी बताते हैं कि अगर ये आंकड़ा कम है तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो लगातार अपडेट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर समीकरण क्या कहते हैं। संजीव कौशिक जी, बात अगर हम वाराणसी की करें तो यहां की विधानसभा सीटों पर 8 पर बीजेपी ने जीत प्राप्त की सन 2017 में, लेकिन इस बार की तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी मैदान में जाना और यह कहना कि बीजेपी के पक्ष में आप वोट करिए, सन 2019 की तरह माहौल बनाने में लगे रहे। और वहां के विधायक खुद ये वीडियो बनाकर लोगों से माफी मांग रहे हैं कि माफ करिएगा, मैं आप लोगों के बीच नहीं आ सका। और वहां की जमीनी हकीकत यह है कि सन 2017 वाला मोदी मैजिक इस बार नहीं दिख पाएगा। संजीव जी, देखिए, प्रधानमंत्री के अपने एक जलवे हैं, वो जहां जाते हैं समा बांध देते हैं और लोग उनको देखने के लिए सड़कों पे उमड़ भी जाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री को जितने लोग देखने आ रहे हैं वो वोटों में परिणत हो पाएगा क्या? विपक्षी पार्टियां यदि वहां खड़ी है और उनके समकक्ष उतने ही भीड़ वहां भी आ रही है तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी आभा जो है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है और डगमगाती हुई नजर आती है। इस बार मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 2017 का जो चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की एक आंधी चली थी, एक ऐसी आंधी जिसमें बड़े बड़े सूरमा उखड़ गए और तमाम तरह के समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए। समीकरण भी थे उस समय, कथित रूप से चाणक्य ने समीकरण भी जोड़ा था, जिस ओपी राजभर की बात आप कर रहे थे, अभी दिखा रहे थे, कैसे एक छोटे छोटे दलों को जोड़ करके, प्रतिशत को जोड़ करके एक बड़ा कुनबा तैयार किया गया था और जिसकी वजह से इतनी बड़ी सीटें आई थी। इस बार ये सारे लोग छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती थी वो निकल करके विपक्ष की तरफ जाते हैं। मैसेज भी गया कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, आपके काम करने की शैली जो है वो दुरुस्त नहीं है, उससे दुखी हैं। और दूसरी बात कि पिछले बार जो प्रचंड बहुमत यदि दिए थे जमीन पे, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जमीन पे आपने काम किया होता प्रचंड बहुमत के साथ जो आपको सत्ता मिली थी, तो ये नौबत नहीं आती कि 7वें चरण के लिए दिन रात एक करके और रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं आती भारतीय जनता पार्टी। अच्छा सर, एक चीज हमने देखा है, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। जो आप बात कर रहे हैं कि भाई इस मोड में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमने देखा कि वो जो पंचायत चुनाव हो रहा था ना, इतने ही शिद्दत से वो इस चुनाव को भी लड़ रहे हैं। तो उनकी ये स्टाइल होती है कि कोई भी चुनाव उतनी गंभीरता से वो लड़ते हैं। अच्छा, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, ओपी राजभर साहब की या मौर्य साहब की, हालांकि इस चरण में उनका वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मूल्यांकन उनका भी हम लोग लगातार करते आते हैं कि भाई आप सत्ता में थे और सत्ता में 5 साल आपने मंत्री रहे, अपनी बिटिया को भी सांसद बनवाया, सब कुछ करने के बाद जब आचार संहिता लग गई तब आप कहते हैं कि भाई दलितों, पिछड़ों, शोषितों का कुछ काम हुआ नहीं। तो क्या गारंटी है कि आप लोग सत्ता दूसरी सरकार में जाएंगे तो आप काम कर पाएंगे? तो ऐसे लोगों का भी मूल्यांकन जनता करना चाहिए। सागर, एक बड़ी खबर आ रही है, बताइए। तो चंदौली में सुबह 9 बजे तक 11.25% मतदान, जौनपुर में सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग हुई है। तो 9 बजे तक मतदान के आंकड़े, आजमगढ़ में 9 बजे तक लगभग 7.57% वोटिंग है, आंकड़े कम है यहाँ पर। वही चंदौली में सुबह 9 बजे तक 11.25। उन तमाम जिलों से जो मतदान के आंकड़े आ रहे हैं, जैसे जैसे ये घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, हमने जिक्र किया कि यह मतदान का प्रतिशत जिसमें इजाफा होगा। और वाराणसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और वाराणसी से हमारे सहयोगी मदन मोहन हैं।
मदन मोहन, इस बार वाराणसी में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी और साथ साथ 3-3 मंत्री भी हैं, उनकी भी साख दांव पे लगी है। आज जनता उनके भाग्य का फैसला कर रही है, क्या माहौल दिख रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है 8 विधानसभा में चुनाव में पिछले 2017 में जीती थी। अगर इस समय की अगर हम बात करें तो 3 मंत्री जो यहाँ से हैं, दक्षिणी से जो है नीलकंठ तिवारी हैं, शिवपुर विधानसभा से जो है अनिल राजभर और शहर उत्तरी से जो है रविंद्र जायसवाल जो है, तीनों मंत्रियों की जो अगर कहा जाए तो पूरी तरह से दांव पे ये लगी भी है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें, जिस 2017 में जो लहर देखा गया था या 2019 में जो लहर देखा गया था, इस समय वो लहर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि जनता की नाराजगी जो है पूरी तरह से इसमें देखी जा रही है। और तमाम अगर हम बात करें कि जिस तरह से अगर लोग में जो आक्रोश है मंत्रियों को लेकर के, स्थानीय विधायकों को लेकर के जो आक्रोश है, तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो लगातार जो है ये प्रधानमंत्री का, खास करके नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जो है आए थे और आकर के 3.5 किलोमीटर के लंबी रोड शो की थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को खुद आकर के मतलब इसमें रोड शो में आकर के लोगों से अपील करने के लिए कहा जा रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम अगर राजनीतिक पार्टियां अगर कहा जाए, विपक्ष में जैसे अखिलेश यादव भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी रोड शो किया था। तो कहीं ना कहीं अगर जनता को मैंने अभी भी जो बीजेपी के विधायक है, मंत्री जी है, वो मोदी के भरोसे ही है क्या? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 5 साल तक मंत्रियों को मिला है यहाँ पे, लेकिन मंत्री के जो है स्थानीय लोगों के बीच में नहीं जा सके। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो है कि लोग नहीं जा मंत्री जो है उनके पास में नहीं जा सके। और ये जो है ना कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर रखकर के बंदूक चलाने वाली जो कहावत है, वो चीजें चर्चात हो रही है। क्योंकि बीच में जो है खुद नीलकंठ तिवारी ने एक वीडियो अपना वायरल किया था, उसमें उन्होंने माफी भी मांगी थी कि हम जो है ना आपके बीच में नहीं आ पाए। लेकिन जनता जो है 5 साल तक जो वोट देती है, उनको यह उम्मीद होती है कि यहाँ पे जो हम प्रतिनिधि को जो चुन करके भेजे हैं वो हमारे बीच में आए, हमारे बात को सुने। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रधानमंत्री के भरोसे कर रहे हैं कि प्रधान नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो है ना 5 साल के बाद बिल्कुल देखिए मदन, मोदी मैजिक क्या काम करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं आजमगढ़ विधानसभा सीट की। देखिए निपुण जी, हम अगर आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो आजमगढ़ पूर्वांचल के सबसे जीवंत जिलों में से आ जाता है। हमारे सहयोगी अंजनी आजमगढ़ से आते हैं, ये भी बहुत बेहतर जानते हैं वहां के बारे में। बीजेपी के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि हमारे आसमां को कभी जमीन मिल ना सकी, मैं ढूंढता रहा जीत मगर मुझे जीत मिल ना सकी। 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ में, लेकिन बीजेपी केवल फूलपुर पवई से ही जीत हासिल कर पाई। तमाम दिग्गज चेहरे, स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में जुटे रहे सन 2017 में भी, और इस बार भी बीजेपी को उम्मीदें हैं। लेकिन क्या लग रहा है, क्या होगा वहां पर? नहीं देखिए, क्या आजमगढ़ से ज्यादा उम्मीद भाजपा के बारे में नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर हमेशा ही भाजपा का थोड़ा सा पहले चुनावों में देखें, इस बार भी देखें तो काफी कम रहा है। तो हो सकता है कि पूर्णावर्ती हो, लेकिन मैं और सीट की तरफ जाऊंगा तो उधर परिणाम अच्छे रहेंगे। आजमगढ़ की और उस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाएंगी, क्योंकि जो कैंडिडेट भी खड़े हैं, तो आप देखें कैंडिडेट भी जो सपा की ओर से खड़े हैं या अन्य भाजपा की ओर से खड़े हैं, अन्य पार्टी की ओर से खड़े हैं, तो उन सब के बारे में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी, सीटें ऐसी जो बार बार एक ही विधायक के द्वारा, उसी परिवार के द्वारा ही बार बार जीती जा रही है। तो उनका जनाधार, उनका बहुमत, वहां पर जातीय समीकरण या अन्य जो समीकरण है, वो कहीं ना कहीं उन्हीं पार्टियों के पक्ष में निकल के आते हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन वहां पर मुझे देखने को नहीं मिलता है। अदर सीट्स पर जरूर दिखाई देगा, आजमगढ़ की बेल्ट पर नहीं ज्यादा। आजमगढ़ और जौनपुर मुद्दे ये माना जाता है कि सपा का गढ़ है, और आजमगढ़ जौनपुर में जातिगत समीकरण और व्यक्तिगत जो संबंध है वो काफी मायने रखे जाते हैं। और जिन लोगों का आपने जिक्र किया और जो सागर ने बताया कि इकलौती जो बीजेपी की सीट है वो मेरी विधानसभा सीट है, यानी फूलपुर पवई, और वहां से जो विधायक हैं वो है अरुणकांत यादव, और उनके पिता रमाकांत यादव इस बार खुद समाजवादी पार्टी से वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और इसलिए बीजेपी ने अरुणकांत यादव को टिकट नहीं दिया। और सागर, एक बात ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव में भी जो बीजेपी ने खाता खोला था पहली बार पूरे इतिहास में, वो रमाकांत यादव ने ही, जब उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे तब उन्होंने बीजेपी का खाता खोला था। तो रमाकांत यादव का वहां पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव है सागर, और व्यक्तिगत प्रभाव, और खासकर जो हमारी सीट है वहां पर करीब 3 लाख वोटर्स हैं, और उसमें आप मान लीजिए कि 70,000 यादव और 30-35 हजार मुस्लिम हैं। और ये इस बार का समीकरण ऐसा बना कि ये एक मुश्त जो है लगभग सपा के साथ जा रहा है। तो ये आंकड़े वैसे होते हैं। और वहां पर दुर्गा यादव, इसके अलावा अतरौलिया की बात कर ले तो पुराने एक मंत्री हैं, उनके बेटे हैं हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो महामंत्री भी रहे, संग्राम सिंह यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन लोगों की अपनी एक व्यक्तिगत इमेज होती है। और जिन दुर्ग की बात तो संजीव कौशिक हम कर रहे हैं, दुर्गा यादव,
जिनकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है, लगभग 40 साल से वो विधायक हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि भाई उन्होंने अपने गांव तक की सड़क नहीं बनवाई, लेकिन वहां के लोग कह रहे भाई कोई बात नहीं, हम देंगे इन्हीं को, क्योंकि हमारे दुख सुख में अक्सर वो हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भले आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो वो जमीन पे बहुत ज़्यादा मजबूती से काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों के साथ जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में से माने जाते हैं, घुल मिल के बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, हर जगह उपस्थित रहते हैं, तो इनकी एक अलग पैठ होती है लोगों के बीच में। हाँ। और इस तरह से वो अपना एक जनाधार बनाते हैं, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो, लोग वोट देंगे उन्हीं को। तो बहुत सारे, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं जिसपे निश्चित तौर पे उनके वो खानदानी भी कह लीजिए, उनके पुराने सीट कह लीजिए, वो लगातार उस पर जमते और जीतते चले आए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस आखिरी चरण में आजमगढ़ की बात कर लें, जिसमें मजबूत खूंटा आपने देखा कि उस आंधी में भी 2017 में भी बहुत मजबूती के साथ था। अच्छा देखिए बनारस में जो संजीव जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ, आजमगढ़ से चर्चाएं जोरों पर थी कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, जब ये कहा गया कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या अखिलेश यादव ये जानते हैं कि वहां से चुनावी मैदान में क्या उतरा जाए, जो अपना गढ़ है वो आखिरी लम्हे में वो उतर गए करहल से विधानसभा चुनाव में? ऐसा क्यों हुआ? करहल तो उससे भी ज्यादा गढ़ उनका है, आजमगढ़ से भी पुख्ता है वहां पे जीत। नहीं देखिए, कोई भी नेता कहीं भी कोई यदि सीट देख रहा है तो वो हारने के लिए नहीं जाता है, वहां पे वो चुनाव जीतने के लिए जाता है, समीकरण पहले देखता है, सारी तरह की चीजें होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आदरणीय योगी जी की बात कर लें तो वो गोरखपुर से तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। 46 बार से ज्यादा अयोध्या का चक्कर वो लगा चुके थे, पिछले इस इलेक्शन के दौरान 5 बार से ज्यादा वो जा चुके थे। लेकिन उनकी जो इच्छा थी, उस इच्छा के विपरीत जहां से पार्टी ने उनको भेजा। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी न केवल विपक्ष से इस बार लड़ रही है, बल्कि भीतरघात का भी सामना कर रही है वो, और अंदरूनी लड़ाई भी वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि पहली बार ऐसा नेतृत्व दिखा कि भारतीय जनता पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व से टक्कर लेता हुआ, आंखें दिखाता हुआ, एक नई राह ठानता हुआ। शायद इसके नतीजे भी उत्तर प्रदेश के इकाई को भुगतना पड़े इस चुनाव में, खास करके योगी जी की यदि बात करें तो। लेकिन इस आखिरी चरण में जो 54 सीटों की बात कर रहे हैं, इस चरण में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी पर चर्चा है हमारी लगातार जारी। 54 विधानसभा सीटें, 9 जिले, बात करें चंदौली, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वो तमाम ऐसे जिले हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहे, और बीजेपी की प्रतिष्ठा इस आखिरी चरण में दांव पर है, ये भी कहा जा रहा है, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं। 7वें चरण के लिए 54 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर है, एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इन सब के बीच कितना मतदान हुआ है वो भी जान लेना बहुत जरूरी है। एक आंकड़े हमारे पास जो 9 बजे तक आए हैं वो आपके सामने रखते हैं कि 9 बजे तक जो आंकड़े आए हैं, चंदौली में 11.25% मतदान दर्ज किया गया है। जौनपुर में सुबह 9 बजे तक अगर माना जाए 12% मतदान में, अच्छी खासी मतदान इसको माना जाएगा। आजमगढ़ के लोग राजनीति ज्यादा करते हैं, वोट कम देते हैं। देखिए 7.57% यहाँ पे हर चौराहे पे जिनस्की तक की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन मतदान करने नहीं आते लोग। निकलिए भाई, इज्जत की बात है। जौनपुर की बात कर लीजिए, यहाँ 12% मतदान, जौनपुर में बढ़िया मतदान हो रहा है। जौनपुर लोग थोड़ा जागरूक भी हैं। अभी तस्वीरें देखिए, वाराणसी 8 सीट पर मतदान, आजमगढ़ 10 सीट है, मऊ 4, गाजीपुर में देखिए कतार में लोग लगे पड़े 7 सीट है, जौनपुर में 9 सीट पे मतदान है जारी है, चंदौली में 4 सीट पर मतदान जारी, मिर्जापुर में 5, सोनभद्र में 4 और भदोही में 3 सीट है। अच्छा, इसमें भी आप देख लीजिए, भदोही में विजय मिश्रा काफी दबंग नेता माने जाते हैं। जौनपुर में मल्हनी धनंजय सिंह है, इनका अपना अलग ही राज है, ये निर्दलीय लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, इनका अलग है। गाजीपुर में आप देखिए, गाजीपुर में जो है अंसारी परिवार की प्रतिष्ठा, ये तमाम जो है वहां पे साख दाव पे लगी हुई है। तो ऐसे में सागर चर्चा आप भी कर रहे थे कि थोड़ा सा, चूंकि बुल और बुलडोजर की बड़ी बात हुई थी और बुलडोजर का शिकार सबसे ज्यादा अंसारी परिवार हुआ है, तो अंसारी परिवार का जिक्र सागर करना चाह रहे थे। जी सागर, आप उनके बेटे की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, चलिए निपुण जी आपके पास आता हूं। मुख्तार अंसारी, चलिए नीरज, जो लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से हाल है इस वक्त विधानसभा सीटों पर। नीरज देखिए, अब मैं आऊंगा, चूंकि ये मेरा इलाका, थोड़ा सा मेरे सवाल ज्यादा रहेंगे नीरज से। अभी मैं देख रहा हूं जौनपुर में 12% मतदान हो गया, मेरे पड़ोसी जिले में। आजमगढ़ के लोग क्या चट्टी पे चाय पी के चर्चा करेंगे क्या कि कौन सरकार बनेगा, कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा? अरे मतदान भी करेंगे या नहीं? 7% मतदान हुआ है। तस्वीर दिखाइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आजमगढ़ में जो, जी बिल्कुल, देखिए जो आजमगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत है वो काफी कम है।
अभी 9 बजे तक का जो प्रतिशत है करीब करीब 8% के करीब मतदान हुआ है। और वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि आजमगढ़ के जो तमाम मतदाता हैं वो इस समय भी चाय और जो दुकानें हैं वहां पर बैठकर राजनीति की जो गुणा गणित है उसको कर रहे हैं, जो राजनीतिक शतरंज है उसको कर रहे हैं। मतदान देने वाकई कम लोग आ रहे हैं। ये काफी चिंता की भी विषय है, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आप अपनी पसंद की सरकार नहीं चुनेंगे। अगर हम पूर्वांचल के परिदृश्य में पूरी बात करें तो यहाँ के जो तमाम मुद्दे हैं वो है बाढ़, सांड, माफिया, बुलडोजर, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अगर इन मुद्दों को जो आजमगढ़ की जनता है अगर चाहती है कि वो हल हो तो यहाँ पर मतदान का प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव का जो गढ़ है, नीरज यही मैं पूछ रहा था कि कम मतदान का प्रतिशत किस पार्टी के धड़कनों की बढ़ाएगा? ये देखिए, आजमगढ़ ने हमेशा चौंकाया है। सत्ता की जो बयार है वो किसी भी तरफ बहती रही हो, लेकिन आजमगढ़ ने हमेशा लोगों को चौंकाया है। चाहे जितना बड़ा मैजिक हो, चाहे जितनी बड़ी लहर हो, चाहे जितनी बड़ी सुनामी हो, लेकिन आजमगढ़ में वो आकर थम जाती है। आजमगढ़ की 10 सीटों पे 2017 में भी जो मैजिक, जो मोदी मैजिक था, जो योगी मैजिक था, वो थम गया था लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा में दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं जीत पाई थी और विधानसभा की बात करें तो 5 सीट समाजवादी पार्टी और 4 सीट बसपा और इसके अलावा 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इस बार भी लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दावे और वादे जरूर तमाम हो रहे हैं, लेकिन लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ी हैं। कहीं इस बार लोकल तरीके। मदन मोहन हमारे साथ बने हुए। मदन मोहन जी, अजय राय कह रहे हैं कि बहुत तगड़ी धूप है, तो दोपहरिया आ गई है और सूरज इतना तेज चमक रहा है कि साला पानी उन्हें पीने का कोई टेंट की व्यवस्था नहीं की। क्या व्यवस्था की गई है? जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या वाकई इतनी धूप है? दोपहरिया आ गई क्या? ये है जेठ का दोपहरिया आ गई है क्या? टेंट कोई व्यवस्था नहीं की गई वहां पे? जी बिल्कुल, ये दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से ये मॉडल बूथ है, कंपोजिट बूथ है, यहाँ पे कहा गया है तमाम ऐसी सुविधाओं की जो बात की गई थी। लेकिन अगर कहा जाए तो मतदाता कारपेट तो जरूर बिछाए गए हैं, हाँ। लेकिन अगर कहा जाए तो ऊपर में कहीं भी जो है पंडाल वगैरह नहीं लगाया गया है, ताकि जो मतदाता मतदान करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं वो धूप में जो है ना खड़े होकर के छाव में खड़े रहे। हालांकि ना ही यहाँ पे अगर कहा जाए तो कोई ऐसी पानी की व्यवस्था यहाँ पे की गई, मतलब गर्मी बढ़ गई है पूर्वांचल में। थोड़ा हम लोग दिल्ली नोएडा में है, इसका मतलब यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है। बिल्कुल, हम लोग अभी भी थोड़ा सा हल्का स्वेटर वोटर पहन के आए हैं स्टूडियो में, इसका मतलब वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप में खड़ा ना अभी है, अभी का जो टाइम मुड़ा अभी दोपहर भी नहीं हुआ है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धूप जो है ना इतनी तगड़ी यहाँ पे है। लोग जो है यहाँ पे खड़े नहीं हो रहे हैं। छांव का तस्वीरों में दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि छांव में लोग जो है ना साइड में जाकर के मतदाता खड़े हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि कारपेट तो जरूर बिछाया गया है, लेकिन अगर ऊपर से कहा जाए तो कोई भी छांव नहीं है। जिस तरह से तब देखिए, तब अजय राय जी की जो बात है, मांग है, वो जायज है। और विवेक तिवारी जी भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास चुनाव के जो आंकड़े हैं वो सब आ गए हैं। विवेक जी बताइए, क्या 9 बजे तक रहा है माहौल? देखिए, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। 8.58% ये 9 बजे तक का एवरेज मतदान हुआ है। जितनी 54 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो वो रहा मऊ में, जहां 9.99% यानी कि 10% से थोड़ा कम हुआ है, और भदोही में सिर्फ 7.43% से सबसे कम रहा है। इसके बीच में सारे जिले आते हैं। 8%, 8.5%, 7.5% के आसपास मतदान हुआ है, और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। पूर्वांचल में जहां पर आज पोलिंग हो रही है वहां पर आमतौर पर लोग काफी सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह अपना कामकाज निपटा के अपने बाकी दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो वहां पर अगर 8.5% के आसपास पोलिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड आगे बहुत अच्छा फिलहाल दिख नहीं रहा है। और जो हमने देखा था, जब पहले फेज का चुनाव हुआ था वहां पर 62% के आसपास मतदान हुआ, दूसरे फेज में 64% पहुंच गया, लेकिन तीसरे फेज से छठे फेज तक आते मतदान प्रतिशत में लगातार गिरावट होती रही। विवेक जी, लगातार हम लोग चर्चा यही कर रहे हैं कि ये जो पूर्वांचल का इलाका है, खासकर आजमगढ़ या छठे चरण का जो इलाका है, यहाँ पे लोग राजनीति बहुत करते हैं। चूंकि आप भी अयोध्या से ही आते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों की चर्चा की जाती है भाई हर परिवार में एक बेटवा हमारा नेता होना चाहिए, एक दबंग और एक तो कम से कम IAS की तैयारी करने वाला होना चाहिए। राजनीति खूब करते लेकिन मतदान नहीं करते ये लोग। हाँ, ये बड़ी हैरानी की बात है। और आप देखें कि ये
आमतौर पर कहा जाता है कि जो शहर है, जो अर्बन एरियाज हैं, वहां पर ज्यादा कम वोटिंग होती है और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या गांव से जुड़े हुए शहर हैं वो वहां पर पोलिंग ज्यादा होती है। और ये जो इलाका है, चाहे वो छठे फेज का रहा हो, चाहे वो 7वें चरण का जहां पर मतदान, चाहे मऊ हो, चाहे भदोही हो, चाहे चंदौली हो, ये सब इलाके ग्रामीण परिवेश से आने वाले इलाके हैं। और यहाँ पर इतनी कम पोलिंग पहले 2 घंटों में, ये जरूर कोई एक संदेश है सियासी दलों के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। अब भी मौका है, लोगों को बाहर आना चाहिए, सभी को अपील करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक मतदान हो। और जो पहले 2 घंटे का वो बिल्कुल मतदान का प्रतिशत जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि 7वें चरण का रण है ये, और अंत भला तो सब भला। तो निपुण जी, मैं ये कह रहा था कि मऊ की सदर विधानसभा सीट 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद हैं, वहां से भी उनका प्रभाव हर बार देखा गया। और ऐसे में मुख्तार अंसारी के बेटे क्या पिता की विरासत बचा पाएंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले सुर्खियों में बहुत ज्यादा है, चुनाव आयोग ने उन पर प्रतिबंध भी लगाया। जी देखिए, क्या ना कि हम बात करते हैं, बार बार बात आ रही है कि जातिगत समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव। जैसे पिताजी का जो प्रभाव है वो देखने को मिला, बार बार वहां से चुनाव जीतते रहे, और उनकी जो छवि है अंसारी जी की, वो हमेशा एक रही बाहुबली टाइप के नेता की। तो क्या उनके बेटे की भी उस प्रकार की छवि, उस प्रकार की इमेज है? तो वो इमेज तय होगी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कि क्या वाकई में उस तरह की इमेज जो उनके पिता के द्वारा बनाई गई है और वो वहां से अंदर से वोट कर रहे हैं या अंदर से प्रभाव बना रहे हैं, क्या वो उनका बेटा बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे? ये थोड़ी संभावना कम लगती है, क्योंकि उस प्रकार का जो उनका, मैंने 1-2 बार इंटरव्यू देखा, उनकी चीजों को 1-2 बार सुना, भाषण को सुना, तो मुझे नहीं लगता कि अपने पिता की तरह उतने प्रभावशाली रहेंगे। लेकिन इस चुनाव में मुझे लगता है कि सीट निकाल सकते हैं। सीट इसलिए क्योंकि एक परंपरागत वोट होते हैं, 4 बार से विधायक रह चुके हैं, अब पिता का वो आ रहे हैं, तो एक परंपरागत रूप से जो वोटिंग होती आई है वो सब वोट उनके पाले में चले जाएंगी। लेकिन उतने प्रभावशाली नेता मुझे नहीं लगे व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैंने उनकी स्पीच वगैरह देखी। तो जिस तरह से लगातार वोटिंग के प्रतिशत के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी वो मतदान का आंकड़ा नहीं हुआ जो उम्मीदें कर रहे हैं नेता पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, तमाम दिग्गज चेहरे सुबह ही ट्विटर पर ट्वीट किए कि मतदान आप करिए, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लीजिए। हम भी अपील करते हैं कि डंके की चोट करिए वोट के जरिए, और आप भी बताइए कि आपकी क्या ताकत है और दिखाइए मतदान केंद्र पर कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज आपका दिन